बुझल। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में आज का विषय है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग टूल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में डायोड दिखाया गया है। डायोड के बारे में एन टाइप मटेरियल है, ये पी टाइप मटेरियल है, ये कैथोड है, ये एनोड है। डायोड का एनोड पी टाइप सेमीकंडक्टर से और कैथोड एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनते हैं। पूर्णतया एनोड का नाम उस इलेक्ट्रोड को दिया जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करता है, और कैथोड जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। डायोड में फॉरवर्ड करंट कैथोड से एनोड की ओर बहता है, इसलिए पीएन जंक्शन को सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसके बाद में दूसरा है जीनर वोल्टेज रेगुलेटर। सेकंड, वैसे तो जीनर और भी बहुत से महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है, परंतु सर्वाधिक इसका प्रयोग वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर होता है। वोल्टेज रेगुलेशन की आवश्यकता ही क्या है? आजकल लगभग सभी यंत्रों में सॉलिड स्टेज पुर्जे लगते हैं और उनके लिए स्थिर डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है, नहीं तो यह सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की स्थिति सप्लाई जीनर डायोड की सहायता से ही की जाती है। जब इनपुट डीसी वोल्टेज जीनर डायोड की ब्रेक डाउन वोल्टेज की मात्रा से अधिक होगी, उस अवस्था में जीनर डायोड के आर पार वोल्टेज जीनर वोल्टेज के रेटिंग के बराबर होगी और अधिक वोल्टेज सीरीज रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगी। इसके बाद तीसरा है हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हाफ वेव रेक्टिफायर दिखाया गया है। ये ट्रांसफार्मर है, इसमें ये इसकी एसी सप्लाई इनपुट है देंगे और यहाँ आउटपुट लेंगे। ये डायोड है, यहाँ डी सप्लाई आ रही है। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को इसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसकी सहायता से एसी मेन को स्टेप डाउन या स्टेप अप करके डीसी का आवश्यक स्तर प्राप्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर से प्राप्त वोल्टेज को रेक्टिफाई करके प्लेस सेटिंग डीसी में रेक्टिफायर के द्वारा यह रेक्टिफायर के आउटपुट में मिली प्लेसेटिंग डीसी करंट या वोल्टेज को फिल्टर सर्किट के द्वारा शुद्ध डीसी बनाया जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर है ये, और ये चौथा जो दिखाया गया है ये बिना ट्रांसफर के हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 5, फुल वेव रेक्टिफायर नहीं, 5वां कंप्लीट ब्रिज सर्किट। चौथा हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये अर्थिंग है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे I1 आएगा, यहाँ पे I2 करंट दूसरी आएगी। इस सर्किट में एसी के दोनों हाफ साइकिल रेक्टिफायर होते हैं। इसकी हर डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर का काम करती है, परंतु इनका लोड एक है। इस सर्किट में ट्रांसफार्मर सेकेंडरी के केवल आधी वाइंडिंग प्रयोग में आती है। यह डायोड के लिए बाकी अभी दूसरी डायोड के काम करने पर काम आती है, इसलिए ट्रांसफार्मर में सेंटर टेप दिया जाता है। जैसा ट्रांसफार्मर के दोनों सिरों पर विपरीत पोलरिटी की वोल्टेज होती है, अतः जब LS का ऊपरी भाग पॉजिटिव होता है तब इसका नीचे वाला भाग नेगेटिव बनता है। इस अवस्था में D1 पॉजिटिव है और कार्य करती है। दूसरी हाफ साइकिल में सारी वोल्टेज बदल जाती है, तब LS का नीचे वाला भाग पॉजिटिव बनता है और यह डायोड D2 को पॉजिटिव बनाकर कार्य करता है। इसके बाद हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट ब्रिज सर्किट। ब्रिज रेक्टिफायर में हर हाफ साइकिल के समय दो डायोड RL के सीरीज में आते हैं। बिंदु C और D1 या D4 का कैथोड होता है, जिसमें DC पॉजिटिव आउटपुट मिलता है। D लोड लीड ग्राउंड की तुलना में RL के कैथोड की तरफ होती है। जब D नेगेटिव बनता है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, D2 और D1 के एनोड पॉजिटिव बनती है और यह डायोड काम करने लगती है। जब दूसरी हाफ साइकिल आएगी तब DL, D2 और D4 काम करते हैं और इस प्रकार इसकी आउटपुट दोगुनी मिल जाती है। इस सर्किट की रिपल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होती है। इसके बाद में नंबर 6वां कैपेसिटर इनपुट फिल्टर सर्किट। रेक्टिफायर की वोल्टेज आउटपुट एक दिशा में जरूर होते हैं, परंतु इसके अंदर रिपल्स होते हैं जो IC और ट्रांजिस्टर के काम करने में सहायक नहीं होते। यह आउटपुट के रिपल्स इन वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के एमीटर, बेस या कलेक्टर अथवा ट्यूब के एनोड
स्क्रीन या कंट्रोल ग्रिड पर देने से पहले अवश्य दूर कर देते चाहिए। वह काम जिन कंपोनेंट के समूह द्वारा किया जाता है उसको फिल्टर सर्किट कहते हैं। इसके बाद में है चोक इनपुट फिल्टर सर्किट। इसमें कोई संदेह यह फिल्टर बेहतर फिल्ट्रेशन प्रदान करता है और यह भी सत्य है कि इसका प्रयोग अधिक नहीं होता। इसका कारण है चोक यह वजन में भारी, आकार में बड़ी और महंगी होती है। चोक इनपुट फिल्टर सर्किट को डायग्राम में दर्शाया गया है। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। AF OSC है, AF ड्राइवर एम्पियर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर ये अर्थिंग है। FM आउटपुट यहां से मिलेगा, CW इनपुट फ्रॉम सिग्नल जनरेटर। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर सामान्य सिग्नल जनरेटर में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है, अतः फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर एक सिग्नल जनरेटर ही है जिसके आर ऑफ कैरियर को FM आउटपुट में परिवर्तित किया जाता है। इसमें एक AF आइसोलेटर जो साधारणतः एक KHZ की फ्रीक्वेंसी का आउटपुट देता है। इसमें दूसरा AF एम्पलीफायर या ड्राइवर है जो सिग्नल को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त एक विशेष प्रकार की मॉड्यूलेटर स्टेज होती है। इस स्टेज को रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर स्टेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, सामान्य रूप से टेस्ट के लिए प्रयोग होने वाला यंत्र साइन वेव जनरेटर है। नमा RF एम्पलीफायर का बैंड RF एम्पलीफायर का बैंड विड्थ को स्विच जनरेटर से टेस्ट करते हैं।
स्विच जनरेटर से टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑसिलोस्कोप का मुख्य पार्ट कैथोड रे ट्यूब होती है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑसिलोस्कोप के स्विच ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी रेंज दस HZ HZ का मतलब है इसमें हर्ट्ज से 30 किलो HZ होती है। नंबर 12, CRT के स्क्रीन पर कोटिंग जिंक कंपाउंड की होती है। जिंक कंपाउंड की होती है। 13वां, CRO की इलेक्ट्रॉन बीम CRO
कि इलेक्ट्रॉन बीम को बाएं से दाएं को डिफ्लेक्ट करने के लिए एक्स प्लेट पर साबुत वेव फॉर्म दी जाती है। सोलहवां, कैथोड की तुलना में एनोड वोल्टेज दो 200 किलो वोल्ट होते हैं। पंद्रहवां, दोनों डिफ्लेक्शन प्लेटों का कार्य दोनों को हॉरिजेंटल और वर्टिकल दिशाओं में डिफ्लेक्ट करना होता है। सोलहवां, लिसाजस मापने के लिए चित्र को
नापने के लिए फ्रीक्वेंसी प्रयोग किया जाता है। नंबर 17, ऑसिलोस्कोप की सेंसिटिविटी वर्टिकल एम्पलीफायर से निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन 7 तक हो गया था। क्वेश्चन 8वां, सामान्य रूप से टेस्ट के लिए प्रयोग करने वाला यंत्र साइन वेव जनरेटर होता है। 9वां, आरएफ एम्पलीफायर बैंड विड्थ को स्विच जनरेटर से टेस्ट करते हैं। 10वां, ऑसिलोस्कोप का मुख्य पार्ट कैथोड रे ट्यूब होती है। 11वां, ऑसिलोस्कोप के स्विच ओसिलेटर का फ्रीक्वेंसी रेंज 10 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज होती है। 12वां, सीआरटी के स्क्रीन पर कोटिंग जिंक कंपाउंड की होती है। 13वां, सीआरओ की इलेक्ट्रॉन बीम को बाएं से दाएं को डिफ्लेक्ट करने के लिए एक्स प्लेट पर साबुत वेव फॉर्म दी जाती है। 14वां, कैथोड की तुलना में एनोड वोल्टेज 200 किलोवोल्ट होते हैं। 15वां, दोनों डिफ्लेक्शन प्लेटों का कार्य दोनों को हॉरिजेंटल और वर्टिकल दिशाओं में डिफ्लेक्ट करना होता है। 16वां, लिसाजस चित्र को नापने के लिए फ्रीक्वेंसी प्रयोग की जाती है। 17वां, ऑसिलोस्कोप की सेंसिटिविटी वर्टिकल एम्पलीफायर से निर्धारित की जाती है।